ठीक है, आज देखते हैं हम लोग ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्ट द प्रोसेस ऑफ formation of hollow multicellular blastocyst is called ब्लास्टुलेशन। ठीक है ना, जैसे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ब्लास्टोसिस्ट है ना, दिस इज द हॉलो ब्लास्टोसिस्ट and the process of formation of hollow multicellular blastocyst is called blastulation. ठीक है, here the blastocyst means embryo. ठीक है, जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में एंटर करता है, इट means blastocyst enters uterus that remains floating in uterine cavity for 2 to 4 days। डायरेक्टली जब ये यूटेरस में एंटर करता है तो डायरेक्टली जाके इम्प्लांट नहीं होता है, तो 2 से 4 दिन ये यूटेरस में यूटेराइन कैविटी में फ्लोट होते रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर द सेल्स। ये पिंक कलर में जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द आउटर लेयर ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स है मोरुला में बाहर के जो सेल्स दिख रहे हैं, इट इज़ नाउ फॉर्म द लेयर। ये एक लेयर फॉर्म करते हैं जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट लेयर। मतलब ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म ट्रोपोब्लास्ट लेयर। यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए ये आउटर लेयर ऑफ सेल है, दिस फॉर्म्स द ट्रोपोब्लास्ट। अभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, इट एब्सॉर्ब्स ग्लाइकोजन रिच यूटेराइन मिल्क, है ना। दिस ट्रोपोब्लास्ट लेयर absorbs uterine glycogen rich यूटेराइन मिल्क बोलेंगे हम इसे, यूटेराइन मिल्क विच इज़ ग्लाइकोजन रिच। ठीक है ना, दिस इज़ ग्लाइकोजन रिच। ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, इस तरह से ट्रोपोब्लास्ट लेयर जब इस यूटेराइन मिल्क, ग्लाइकोजन रिच मिल्क को एब्सॉर्ब करती है तो ट्रोपोब्लास्ट डबल्स इन साइज। अब ट्रोपोब्लास्ट साइज में डबल हो जाता है, फ्रॉम 0.15 mm टू 0.30 mm। साइज डबल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे ही इसके अंदर ज़्यादा फ्लूइड जाता है, मीन्स हियर मोर फ्लूइड एंटर्स द ब्लास्टोसिस, इट फॉर्म्स कैविटी। देखिए यहाँ पे एक कैविटी बन गई है, मतलब इसमें ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ये यूटेराइन मिल्क एब्सॉर्ब करती है। एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि जितना ज़्यादा अंदर यूटेराइन मिल्क जाएगा उतना ही ये अंदर से कैविटी तैयार करेगा, है ना।
दिस कैविटी इज फॉर्म, उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिल। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल, है ना, समझ में आ गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए अंदर की जो सेल्स है, दीज आर द लार्जर इनर सेल मास और इनर मास ऑफ सेल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो इनर मास ऑफ सेल्स, इन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोला जाता है। क्या है? इनर मास ऑफ सेल्स, है ना, इनर लार्जर, बड़ी होती है ये सेल्स, मास ऑफ सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। मतलब कैसे कि मुझे ये बोलना है कि जो इनर सेल मास है ना, इट इज फॉर्म्ड इनटू द इनर लार्जर सेल्स, ये जो अंदर वाले लार्जर सेल्स हैं ना, इट फॉर्म्स द इनर मास ऑफ सेल्स, या फिर इनर सेल मास भी बोल सकते हैं, इनर सेल मास विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये लार्जर होते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं ना, इनर मास ऑफ सेल्स, ये एम्ब्रियो मतलब ब्लास्टोसिस में एक ही साइड में अटैच होते हैं, इट अटैचेस टू द वन साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर को अटैच है, इन दोनों में एक कनेक्शन होता है। बोथ दिस ट्रोपोब्लास्ट लेयर एंड द इनर सेल मास कनेक्टेड विद द एम्ब्रियोनल नॉब, यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल नॉब होता है। ठीक है, दिस एम्ब्रियोनल नॉब इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर। इन एम्ब्रियोनल नॉब को क्या बोलेंगे हम? सेल्स ऑफ रॉबर। दिस एम्ब्रियोनल मास, है ना, जो कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट कर रहा है? ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर और इनर सेल मास एक दूसरे को जहाँ कनेक्ट होते हैं, उस नॉब को बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है ना, और इस स्टेज में क्या है कि ब्लास्टोसिस पोलैरिटी दिखाता है, मतलब जिस साइड में ये इनर सेल मास होता है, दिस साइड इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एंड। इस एंड को क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियोनल एंड। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एब एम्ब्रियोनल एंड। ठीक है, एम्ब्रियोनल एंड और एब एम्ब्रियोनल एंड। तो इस तरह से बाय द एंड ऑफ 7th डे ब्लास्टोसिस फुल्ली फॉर्म्ड। बाय द एंड ऑफ 7th डे, समझ में आ गया ना कि जब 7th डे का एंड हो जाता है, बाय द एंड ऑफ 7th डे ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड, है ना, पूरी तरह से ब्लास्टोसिस तैयार हो जाता है पूरी तरह से, एंड इट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। अभी इम्प्लांटेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, एंड इम्प्लांटेशन के बाद एक और स्टेज आती है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस जब 7th डे एंड होता है ना, 7 दिन पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद ये पूरी तरह से ब्लास्टोसिस तैयार हो जाता है, एंड दिस ब्लास्टोसिस रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन।
तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इम्प्लांटेशन होना है तो जो ज़ोना पेल्यूसिडा होता है ना, जो ज़ोना पेल्यूसिडा, दिस ज़ोना पेल्यूसिडा रप्चर्स हियर। तो अब यहाँ पे ये ज़ोना पेल्यूसिडा रप्चर हो जाएगा। ठीक है, ज़ोना पेल्यूसिडा रप्चर हो जाएगा और ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ये ओपन हो जाएंगी फॉर द इम्प्लांटेशन पर्पस। ठीक है, मतलब क्या है कि ज़ोना पेल्यूसिडा क्या करता है कि जो एबनॉर्मल साइट होगी ना यूटेरस में, जो भी एबनॉर्मल साइट होगी वहाँ पे ये इम्प्लांटेशन प्रिवेंट किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ोना पेल्यूसिडा। मतलब ज़ोना पेल्यूसिडा क्या करेगा कि ज़ोना पेल्यूसिडा is help to prevent the implantation of embryo at an abnormal site। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ब्लास्टुलेशन। हमने अभी देखा कि by the end of 7th day of fertilization, blastocyst is formed। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाता है एंड आफ्टर दैट इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, है ना। दिस ब्लास्टोसिस गेट्स embedded into the endometrium। एंडोमेट्रियम याद है आपको, मैंने बताया है एंडोमेट्रियम यूटेरस की जो 3 लेयर्स होती है उसमें से सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको यूटेरस के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है, इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से अपने आप को फिक्स कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है अभी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अभी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है ना वो यूटेरस के फंडस एरिया में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? फंडस। तो आपको याद है क्या फंडस क्या है? इट यूजुअली इम्प्लांट्स इन द फंडस ऑफ यूटेरस। तो आपको याद होगा कि दिस इज द यूटेरस, ये यूटेरस है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं फंडस रीजन। तो यूजुअली यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी हमने देखा कि ब्लास्टोसिस में ये क्या है? ट्रोपोब्लास्ट लेयर है। ठीक है, ये क्या है? इनर सेल मास। इनर सेल मास। ठीक है, ये कौन सा पोल है? एम्ब्रियोनल पोल। और इसे ही हम एनिमल पोल बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल पोल। इसके अपोजिट हमने क्या देखा? एब एम्ब्रियोनल पोल। या फिर इससे क्या बोलेंगे हम? वेजिटल पोल। ठीक है, तो ये पोलैरिटी भी आपके समझ में आ गई होंगी।
अभी हमने इसके पहले देखा था कि जहाँ पे ये इनर सेल मास होते हैं और ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, ये दो लेयर के बीच में एक सेल की लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, सेल्स ऑफ रॉबर। सेल्स ऑफ रॉबर, ये ना ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कनेक्टेड विद द एम्ब्रियोनल नॉब, ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, सॉरी, ये सेल्स ऑफ रॉबर यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स ऑफ रॉबर में क्या होता है कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, दीज आर कनेक्टेड टू द एम्ब्रियोनल पोल। Trophoblast layer connected to the embryonal pole by a knob of cells. These are called as cells of Robber. इन्हें बोलेंगे हम सेल्स ऑफ रॉबर। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है ना, इसकी वजह से ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ये फास्ट डिवाइड होने लगते हैं, और फास्ट डिवाइड होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो एम्ब्रियोनल पोल है, एम्ब्रियोनल पोल यहाँ पे होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स, मतलब ये वाला हिस्सा एंडोमेट्रियम। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, दीज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैव पावर टू स्टिक टू द एंडोमेट्रियम, मतलब ट्रोपोब्लास्ट सेल्स में एक पावर होता है जो इस ब्लास्टोसिस को एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स में स्टिक कर सकती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ऑफ द एनिमल पोल हैव द पावर टू स्टिक टू द यूटेराइन वॉल, है ना। ये जो यूटेराइन वॉल है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को कौन सा हिस्सा स्टिक होगा, एम्ब्रियोनल पोल वाला हिस्सा स्टिक होगा, है ना, क्योंकि यहाँ के ट्रोपोब्लास्ट सेल को पावर होती है कि इस ब्लास्टोसिस को वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को स्टिक कर सके, ठीक है। दूसरा, ट्रोपोब्लास्ट लेयर का यहाँ पे फास्ट डिवीजन होने लगता है, सो दिस ट्रोपोब्लास्ट लेयर प्रोड्यूसेस टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, है ना, दो लेयर्स। इसकी वजह से ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट लेयर्स तैयार करता है ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। सपोज ये एक लेयर हो गई, ये बाहर की लेयर हो गई, और ये हो गई अंदर की लेयर, इस तरह से। ऐसे दो लेयर में डिवाइड हो जाता है ट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे क्या होगा, ये है इनर सेल मास, ठीक है। तो इसमें से जो बाहर की लेयर है इसे बोलेंगे हम सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ये किससे हो रही है, ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है यह इसमें फास्ट डिवीजन होने लगता है और दो डिस्टिंक्ट लेयर तैयार होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आउटर और इनर। उसी तरह से ये जो इनर है ये आउटर साइड में, ठीक है, सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट आउटर साइड में होती है, और दूसरी होती है साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये इनर साइड में होती है।
ठीक है। तो इस तरह से दो लेयर्स ट्रोपोब्लास्ट लेयर में डिवीजन होने की वजह से होते हैं। ठीक है, अभी देखिए दो लेयर में डिवाइड हुई ना, सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट। सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट को सिंसिटियम भी कहा जाता है। सिंसिटियम मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें एक प्रोटोप्लाज्म की लेयर होती है विथ मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें एक प्रोटोप्लाज्म की लेयर होती है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी होते हैं। अब ये जो सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट है ना, दिस रिलीजेस अ लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम मीन्स लिटिक एंजाइम ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ रप्चर करते हैं, है ना। सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे बोलते हैं लिटिक एंजाइम। और ये जो लिटिक एंजाइम है ना, इसके वजह से क्या होता है कि दिस लिटिक एंजाइम ruptures the endometrial cells forming a burrow। एक छोटा सा छेद वहाँ पे हो जाता है, छोटा सा गड्ढा वहाँ पे हो जाता है। किसकी वजह से होता है, लिटिक एंजाइम की वजह से। ये कौन रिलीज करते हैं, सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट। तो एंडोमेट्रियल सेल्स में एक छोटा सा बरो तैयार हो जाता है एंड इनटू दिस बरो दिस ब्लास्टोसिस्ट गेट प्लांटेड। ठीक है ना, इनटू दिस बरो इन विच द ब्लास्टोसिस्ट, और इसे हम लोग एम्ब्रियो भी बोलेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट begins to get implanted। इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस बरो में जाके इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 10th डे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 10th डे मतलब 10वां दिन पूरा होते ही 10th डे this whole embryo is deeply embedded into the endometrium। मतलब ये जो एम्ब्रियो है पूरी तरह से 10वें दिन, जैसा ही 10वां दिन खत्म है, एट द एंड ऑफ 10th डे एम्ब्रियो इज डीपली एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम। इस तरह से वो डीपली एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से खुद को इम्प्लांट कर लेता है। ठीक है ना, और इस तरह से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी ये जो दूसरी लेयर है जिसे साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट। अभी हमने इसके बारे में देखा, और ये है साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है ना, वो इनर सेल लेयर होते हैं। दिस साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स, these cells retain their cell boundaries। ठीक है, ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है ना, ये अपने सेल बाउंड्रीज को रिटेन करते हैं। मतलब इनर जो स्ट्रक्चर है उसकी एक बाउंड्री तैयार करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़फुल होता है।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 लेयर्स जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर डिवाइड होके बनते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। इम्प्लांटेशन का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन डिराइविंग न्यू नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, क्योंकि ये मदर्स बॉडी में एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से इम्प्लांट हो जाता है, इसीलिए अब इस एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? मदर्स बॉडी से मिलेगा। तो इम्प्लांटेशन का ये फंक्शन है कि यहाँ पे मदर बॉडी से नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्प्लांटेशन। इसके बाद हम देखते हैं अभी गैस्ट्रुलेशन।